हेलो चैंपियंस, एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा मैं आपको ऑडिबल हूँ। आई नो मैं विजिबल नहीं हूँगा, लेकिन मैं ऑडिबल हूँ क्या? कंफर्म कीजिएगा मुझे। यस, मैं ऑडिबल हूँ। ठीक है। अ, थोड़ा सा बोर्ड में इशू है, तो मैं अभी उसको क्रॉस ठीक करवा के मैं अभी लाइव हूँगा, ठीक है ना? तो क्लास एक्टिव है। मैं बस कैमरा ऑन करूँगा और अभी अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ। कैमरा और जो माइक है वो दोनों ही ऑन करूँगा मैं। 2-4 मिनट दीजिएगा मुझे, बस 2 से 4 मिनट। ठीक है, मैं चैट ऑन रख रहा हूँ आप सभी का। ओके।
हेलो, 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 एक बार आवाज़ देखिएगा मेरी, सब ठीक है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल नाउ? एक बार कंफर्म कीजिएगा। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग तैयार हैं आज से फिर से इस एक और बेहतरीन वीक में हम एंटर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम पजल्स पे काम कर रहे हैं और ये पजल वाला सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है। मैं दूसरे स्टूडियो में हूँ, आज अपने स्टूडियो में नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी देयर। क्वालिटी लो है। हाँ, मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ आज। मेरे स्टूडियो में थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी, तो मैं दूसरे स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलें? हाँ, एक बच्चा दिख रहा है, अपना खरीद लो सर। नहीं, नहीं, इतने पैसे नहीं मेरे पास कि मैं अपना स्टूडियो ही खरीद सकूँ। तुम्हारा मास्टर ठीक है, चलें क्या? ये अफ़वाह किसने फैला दी कि मैं बीच गया था? नहीं, 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 मैं किनारे में था। आइए शुरुआत करते हैं। सो पजल्स पे हम काम कर रहे हैं और हम सभी के लिए पजल्स में चल रहा है जो दौर, वो है चल रहा है अभी। मुझे लगता है पहले हम ईयर बेस्ड पजल पे काम करने वाले हैं, बिकॉज़ ईयर बेस्ड पजल पे ही काम चल रहा था। एंड देन आफ्टर विल ट्राई टू फोकस ऑन द सेकंड वन, दैट इज़ पोस्ट बेस्ड पजल। तो प्राइमरीली हमारा फोकस ये रहेगा कि हम लोग ईयर बेस्ड पजल पे काम करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ा लैग तो हो दिख रहा है मुझे भी। ठीक है, मेबी ये स्टूडियो मेरे हेवी क्राउड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। पता नहीं। हाँ, थोड़ा लैग कर रहा है, हल्का-सा लैग है, लेकिन अब मैं ट इसको रिफ्रेश भी नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं रिफ्रेश कर लिया हूँ। थोड़ा-सा लैग है, हल्का लैग, एक्सेप्टेबल लैग है, ठीक है ना? तो बर्दाश्त करते हैं इसको, क्योंकि मतलब अगर अगर ज़्यादा हो रहा होता तो मैं रिफ्रेश कर लेता, बिकॉज़ मैं अभी रिफ्रेश किया हूँ, तो मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा, अभी थोड़ा ज़्यादा समस्या होंगी तो मैं रिफ्रेश कर लूँगा। फिलहाल पहला क्वेश्चन रख रहे हैं अपने पास। यहाँ हमने आई थिंक 130 तक सवाल कर लिया था, कन्फर्म कीजिएगा प्लीज़। है ना? ठीक है। क्या ये सवाल होमवर्क क्वेश्चन था? एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज। क्या ये सवाल होमवर्क क्वेश्चन था आपके लिए? यस, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होमवर्क है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस सवाल की चर्चा से शुरुआत करते हैं और उसके बाद विल ट्राई टू गो फॉर द न्यू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्या सॉल्यूशन है, सही है गलत है। अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कह रहा है 7 पर्सन वर born in on 31st March in 7 consecutive years, that is 1997 to 2003. No 2 person were born in the same year. उसके बाद क्लू स्टार्ट हो जाता है। मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन बस ईयर बेस्ड पजल है, इसलिए हम इसको अभी थोड़ा सा इनिशियल फेज ऑफ ईयर बेस्ड पजल है, तो ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। 5, 6 और 7, हमारे पास 7 वर्ष गिवन है एंड कहा गया था 97 2003। ठीक है ना? ये होमवर्क क्वेश्चन नहीं था यार, तुम लोग पहले डिसाइड कर लो यार। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या ही बोलूं यार। तुम लोग बहुत चीटिंग करते हो यार। चलो एक बार सॉल्व कर लो फिर, ये लो।
ठीक है, चलें। ठीक है, आइए मैं सॉल्व करता हूं इसको। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नॉट टफ क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। और ऐसा ही आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन, अगर ये होमवर्क क्वेश्चन नहीं है तो सिमिलर क्वेश्चन ही आपको होमवर्क दिया गया था, है ना? कोई सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही था, कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स का सवाल था आपके पास होमवर्क में था। 3 4 5 6 और ये 7। 1997 हमारे पास फर्स्ट ईयर है यहाँ पर, एंड देन हमारे पास 1998 है, 1999 है, सन 2000 हो जाएगा, सन 2001 है, 2002 है और 2003 है। इस स्टूडियो का सब कुछ लैग कर रहा है, मतलब बोर्ड भी लैग कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ उसके बाद वो चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है। कभी कभी सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं होती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती है उसको, ठीक है ना? ठीक है, ओके। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्लू कहता है P was born immediately before R। तुरंत हमारे पास P के बारे में इमेट वाला क्लू आ चुका है। P was born immediately before R, दैट मीन्स कि P एंड R कुछ ऐसे था। P was born immediately before R, परफेक्ट। 3 person were born between S and B, ठीक है। उसके बाद S was, अभी कुछ कर नहीं सकते इसका हम लोग कुछ खास। अगर कुछ बहुत बड़ा और भी कुछ क्लू अच्छे से नहीं मिलेंगे तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये बड़ा गैप कैरी कर रहा है। S was born before B कह दिया गया है, ठीक है ना? S और B में हमारे पास 3 का गैप, दैट मीन्स कि 5 का फ्रेम तैयार हो जाएगा S और B के मध्य में। डू वी हैव एनी क्लू दैट इज टॉकिंग अबाउट S एंड B? हमारे पास क्या S और B को लेकर कोई और चर्चा कर रहा है क्या? तो कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। तो एक काम करते हैं, हम S और B से स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज और कोई चारा दिख नहीं रहा है। S और B में गैप ऑफ 3, S और B में गैप ऑफ 3 एंड S और B में गैप ऑफ 3 तक एटलीस्ट ये है कि हमारे पास फ्रेम तैयार है तो काम हो जाएगा, मतलब ऐसा भी नहीं समस्या है कि नहीं हो पाएगा ना, ठीक है, गैप ऑफ 3। एंड देन वी हैव अनदर क्लू, कह रहा है कि E was born after A, A के बाद कहीं पे हमारा E होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा तुरंत बाद नहीं होगा, बट नॉट इमीडिएटली। ए के बाद ई होगा, तुरंत बाद नहीं होगा ई। तो हमने क्या किया, अगेन हमने इस ब्लॉक को तैयार करके रख लिया, ठीक है भाई, काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि 1 person born between K and A and K was born after R। अच्छा, K जो है वो इस R के बाद है, K R के बाद है, और इसमें भी कहा गया बट नॉट इमीडिएटली, लेकिन एक R के बाद K है लेकिन तुरंत बाद नहीं है। मतलब हमें क्या करना होगा, हमें P और R मान लो यहां रखना चाहते हैं हम लोग तो भी, या P और R यहां रखेंगे तो भी हमारे पास R यहां हो सकता है। एक तो ये कहानी बन सकती है, और इस कहानी के बाद हमारे पास बोल रहा है कि सॉरी, इसका नाम K है, ठीक है ना, K यहां पर है। और मुझे लगता है पी आर यहां ही हो सकता है, बिकॉज पी आर यहां होगा तो फिर तब भी हम के यहां रखेंगे, लेकिन के और ए में गैप ऑफ 1 नहीं बना पाएंगे। अभी क्या है कि हम के और ए में गैप ऑफ 1 बना सकते हैं, और ए के बाद कहीं पे ई आ सकता है। तो एक तो हमारे पास ये है कि भैया ये हमारे पास फीजिबल सॉल्यूशन दिख रहा है कि यार ये तो हो गया, सब कुछ सेट हो गया, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। हमने आर पी आर यहां रखा, फिर एक गैप छोड़ दिया, मतलब इसलिए कि भाई चलो हटाओ, मतलब उसने बोला है कि तुरंत इमीडिएटली बात नहीं हो सकता, तो एक या दो गैप छोड़ सकते हैं, तो हमने भाई एक छोड़ा तो उसके बाद बी ही रखा हुआ है, हमने के यहां रख दिया। और के यहां रखने से फायदा ये होगा कि हमारा ए और ई वाला ब्लॉक भी सेट हो गया, उसमें ही बोला गया था कि इमीडिएटली नहीं हो सकता वो चीज, दैट मींस हमारा ए के बाद ई कहीं भी आ सकता है, दैट मींस द करेक्ट सॉल्यूशन इज दिस वन। लेकिन मुझे मेरा ये कहना है कि आखिर ये दोनों गलत क्यों होने वाले हैं, इस पे भी बात कर ही लेते हैं, बिकॉज ये भी करना जरूरी है कि व्हाई दिस टू विल नॉट सस्टेन। सो अगेन पी आर हमारे पास इमीडिएट वाला क्लू है, उसके बाद के रखना है हमें, और के और ए में गैप ऑफ 1 मेंटेन करना है इन दोनों में, चाहे वो के नीचे ए हो या के ऊपर ए हो, लेकिन के और ए में गैप ऑफ 1 मेंटेन करना है। दैट मींस पी और आर ऊपर की तरफ होगा, दैट मींस पी आर इसमें कहां होगा, यहां पे होगा। पी आर यहां होगा तो के यहां हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर ए यहां अपना के जो है वो यहां नहीं हो सकता, तो के को यहां लाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर के को हम यहां लेके आते हैं तो वी आर बाउंड टू पुट द गैप ऑफ 1 बिटवीन के एंड ए, दैट मींस ए विल बी यहां पर। अब समस्या क्या है इस केस में, हम ए के बाद ई को दिखा ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ए के बाद कहीं ई होना चाहिए था, कैंसिल आउट। आपने कहा साहब इसमें हो जाएगा, बिकॉज इसमें ना पी आर यहां भी रख सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल, क्योंकि पी आर को ऊपर की तरफ रखना ही हमारे लिए मुनासिब है, तो हमने कहा भाई पी आर तुम यहीं आ जाओ टॉप पे,
ठीक है ना, गलतियां ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, कि आखिर ये गलतियां कैसे होंगी, तो गलतियों को ढूंढना जरूरी है। हमारा पी आर मान लो यहां रख दिया हमने, अब हम के यहां रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, हमने के यहां रख दिया और के के बाद हमारे पास ए यहां लेके आएंगे गैप ऑफ 1 में, तो ए के बाद ई का जगह नहीं बचेगा। आपने कहा साहब बिल्कुल सही बात है, आप के यहां से हटा दीजिए। आपने कहा के को एक काम कर लो, आप के को ना यहां रख लो, यहां के रखोगे तो हमारा गैप ऑफ 1 मेंटेन नहीं होगा। आपने कहा साहब के यहां रख लो, हमने कहा रख लो, के यहां रखोगे तो आपका ए यहां आएगा, लेकिन ए के तुरंत बाद ई हो जाएगा, जो कि फिर से बर्दाश्तेबल नहीं है। उसने बोला था कि ए के बाद ई हो लेकिन तुरंत बाद ना हो, दैट मीन्स उस केस में ये फंस जाएगा। तो सारे रीजन भी आपको पर्याप्त तरीके से मालूम है कि क्या रीजन से कौन कट रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है एवरीवन। ठीक है, ठीक है। एक बच्चे का यहाँ पे सवाल आ रहा है कि सर ये बताइए कि आपने यहाँ पर गैप ऑफ 2 क्यों नहीं लिया? ठीक है ना, एक बच्चे का भी डाउट है इस चीज़ पे कि आपने यहाँ पर गैप ऑफ 2 क्यों नहीं लिया? उसने 3 बोला था। देखो भाई, मैंने कई बार बता रखा है कि जो भी हमारे पास P was born immediately before R, 3 person born between S and B बोला उसने। 3 person बिटवीन के केस में जो भी गैप रहता है वही गैप रहता है, मतलब अगर 3 बोला है तो 3 रहेंगे उसके बीच में, 4 बोलेगा तो 4 रहेंगे उसके बीच में। प्लीज, ये सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं बिटवीन कॉन्सेप्ट है, बिटवीन कॉन्सेप्ट है, बिटवीन में n-1 नहीं करते हैं, सारे बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट गलती से 24 का आ गया है, वी नीड टू मेक इट करेक्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्लीज ट्राई आउट। चलें, अच्छा ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, ऐसा बोल रहे हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या है। आइए देखते हैं। कहा गया 7% दे वर बोर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स, 2009, 99, उसके बाद मिक्स कर दिया उसने शायद, बहुत ही उल्टा पुल्टा। आपको याद होगा मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था ईयर बेस्ड पजल का, तो मैंने आपसे कहा था कई बार ऐसा होगा
कि ये जो ईयर्स यहाँ पे गिवन है वो सीक्वेंस में नहीं देंगे वो लोग आपको, वो परेशान कर देंगे आपको, उल्टा पुल्टा दे देंगे और आप चार्टिंग जब कर लेंगे तो आपको समस्या होगी वहां पे। फिर वापस चार्टिंग वापस डिलीट करेंगे आप, या फिर जो भी काटेंगे फिर नया बनाएंगे। तो इसका ख्याल रखिएगा कि आपको जो ईयर्स यहाँ मेंशन करने हैं दैट मस्ट बी इन अ सीक्वेंस। दैट मीन्स कि ये है आपके पास 3, 4, 5, 6 और 7, 7 साल दिया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्ष तो है नहीं हमारे पास, गिवन वर्ष हमारे पास कम है। सबसे दूर वाला ईयर कौन है? तो 1997, फिर 1999। ठीक है, तो 1997, 1999 एंड उसके बाद हमारे पास है 2002, फिर 5, फिर 9, 12, 2002, 2005 है ना, फिर 9 और 12, 2009, 2012 एंड 2019। ये हमारे पास ईयर सीक्वेंस है। ठीक है, सो मैंने कहा था आपसे ये सेम चीज, मतलब आपको हर वो इनपुट मिल जाएगा जो आपको नजर आएगा सवालों में। लेट्स फाइंड द बेस्ट क्लू टू स्टार्ट। 3 पर्सन वर born between V and B such that V was born before B। मतलब ये एक चीज हमें मिल गया पहले ही कि B जो है वो उससे पहले हमारा V होने वाला है। ठीक है ना, B such that V was born before B। अच्छा, V was born before B, ओके, V was born before B। ठीक है, और X was born in the two, अच्छा X बारे में कंफर्म कर दिया उसने कि ये 2005 में है। कौन सा पर्सन है? ये X है। ठीक है, ओके, और 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन J एंड X। तो अब यहाँ पर J है तो X है, तो यहाँ पर हमारे पास J हो सकता है, और X यहाँ है तो J हमारा यहाँ भी हो सकता है। मैं इसलिए इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि ताकि मैं V और B वाले के लिए बहुत से प्रोजेक्शन ना लेने पड़े। 3 संभावनाएं बनेंगी, उसको नहीं लेनी पड़ेंगी अपने को, शायद कुछ ना कुछ तो जरूर कम होगा हमारा, इससे फायदा यहाँ पे होगा। देन हमारे पास J अगर फिक्स हो गया तो 6 ईयर्स वर इन बिटवीन, यहाँ पे सीखने वाली बात होगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यही बात मैं आपको लास्ट सेशन में समझा रहा था कि जब इन बिटवीन बोल देगा कि इतने साल इसके बीच में होने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा वहां पे आपका 7 का डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। 6 ईयर्स वर इन बिटवीन द बर्थ ऑफ ईयर ऑफ J एंड B। एवरीवन प्लीज बाद में मत बोलना कि सर ये कॉन्सेप्ट हुए, ये भी यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे। समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ईयर बेस्ड पजल इसी बात पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है बाकी जो पीछे हमने सीखा है। बिकॉज यहाँ पे ईयर के कैलकुलेशन में ही आप गलती करते हैं, और मुझे पता है ये चीज गलती करते हैं आप लोग, तो मेरा काम है आपको समझाना। समझ लीजिएगा ध्यान से। देखो उसने बोला 6 ईयर्स वर इन बिटवीन, दैट मींस वी नीड टू हैव द डिफरेंस ऑफ 7 ईयर्स इन बिटवीन J एंड B। हम जहां पर J लेके बैठे हैं वहां से हमारे पास 7 साल का डिफरेंस कहीं पे है क्या? तो हमने कहा 12, 7, 19 होता है। दैट मींस कि यहीं पे हमारे पास क्या आ जाएगा? J के साथ कौन था भैया? B। ये रहा B, यहीं पे B आएगा, क्योंकि भैया हमारे पास 7 का डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ 7 विल बी कैरिंग 6 ईयर्स इन बिटवीन, डिफरेंस ऑफ 10 विल बी कैरिंग 9 ईयर्स इन बिटवीन, बीच में 9 वर्ष होंगे। डिफरेंस ऑफ 15 विल ऑलवेज कैरी द इन बिटवीन 14 नंबर्स और 14 ईयर्स व्हाटएवर। ठीक है ना, तो J के साथ भी इसमें क्या हो गया? 1997 हमारे पास है, 7 साल जोड़ेंगे तो हमारे पास यहां से J और B पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज हमारे पास 1997 से अगर हम इसमें पीछे तो जा नहीं सकते, आगे बढ़ेंगे तो आगे हम जोड़ेंगे अगर 7 तो मिलेगा हमें 2004 होना चाहिए था। यहाँ पर 2004 नहीं है, दैट मींस ये प्रोजेक्शन यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। नाउ वी आर वेरी क्लियर कि हमारे पास B चूंकि आ चुका है, तो B आ चुका है तो भैया 1, 2, 3 और ये रहा हमारा V का स्थान। सेट हो गया ये चीज, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक बच्चे ने कहा 7 क्यों? हो भगवान, देखो इसके लिए बहुत ही बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लो बोला गया, डिफरेंस की बात करते हैं हम, 10 और 15 में डिफरेंस कितने होते हैं? 10 और 15 में डिफरेंस कितना होता है? आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस बिटवीन दिस 10 एंड 15 विल बी 5। हम सभी जानते हैं डिफरेंस कितना हो गया? 5 डिफरेंस है यहाँ पे, हम सबको पता है। बेसिक बच्चे 5वें तीसरे क्लास के बच्चे से पूछ दीजिएगा, बोले 10 में से 5 घटाओ कितना मिलेगा? तो भैया 5। और इसको प्राप्त करने के लिए अब क्या करते हैं? घटाते हैं एक दूसरे से, है ना, जो बड़ा रहता है उसमें छोटे घटा देते हैं, 5 निकल गया। लेकिन आपसे यही पूछा जाए कि इन बिटवीन 10 एंड 15 कितने नंबर्स हैं, तो क्या बोलेंगे आप? 11, 12, 13 एंड 14। इन बिटवीन वी हैव एक संख्या कम रहेंगी हमेशा, 4 संख्या यहां पर है। इन बिटवीन 10 एंड 15 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? तो विल से 4 नंबर हमारे पास हैं। कौन कौन से 4 नंबर होते हैं भाई? 11, 12, 13, 14। आप सेम एक्सपेरिमेंट हम किसी और के बीच में कर लेते हैं। मान लो आपने कहा सर 7 और
13 में कितना डिफरेंस है, मतलब इसके बीच कितने नंबर होंगे। तो हमने कहा कुछ मत करो, इनके डिफरेंस -1 कर देना। तो हमने कहा भाई साहब इसके डिफरेंस कितने होंगे, इन दोनों के डिफरेंस कितने होंगे, 7 6 13, इसका डिफरेंस हो जाएगा 6। डिफरेंस इज 6 बिकॉज़ 13 में से 6 घटाएँगे, सॉरी 13 में 7 घटाएँगे तो 6 मिलेगा आपको। अगर हम यही पूछ दें कि इन बिटवीन दिस 13 एंड 7 कितने ईयर हैं, तो हम बोलेंगे भैया 8 9 10 11 12। काउंट कीजिए कितने ईयर होंगे, 5 बीच में नंबर होंगे, या ईयर है, नंबर है, व्हाटएवर 5 होंगे। दैट्स व्हाई जब इसने कहा 6 इयर्स वर इन बिटवीन द बर्थ ईयर ऑफ जे एंड बी, जे और बी के जो बर्थ ईयर होंगे उसके बीच में 6 साल होना चाहिए। हमने कहा फिर तो जहां पे भी जे रखा हुआ है उसमें और दूसरा वाला वर्ष में डिफरेंस 7 का होना चाहिए, तब तो उसके बीच में 6 हो जाएंगे। डिफरेंस कितना है 5 का, तो वर्ष कितने हो गए बीच में 4। डिफरेंस कितना है 6 का, बीच में कितने हो गए 5। वैसे ही डिफरेंस कितना होगा 7 का, तो बीच में कितने आएंगे इसमें 6। बात खत्म है। अभी ठीक है, ठीक है ना। सेम यही कॉन्सेप्ट जब ए बोलता है ए इज थर्ड, जहां बोलता है ए इज 3 प्लेसेस बिफोर बी, तो n-1 करते हैं हम लोग, है ना। 3 प्लेसेस बिफोर, तो बीच में गैप की बात करते हैं हम लोग, याद कीजिए ना। 3 प्लेसेस बिफोर या आफ्टर जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया आपको, बिफोर ऑब्लिक आफ्टर जो बोला जाता है, या उसमें और भी जो शब्द सिखाए गए आपको, 3 प्लेसेस भी n-1 करते हैं हम लोग उसमें, मतलब कि 3-1 करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया 2। तो गैप कितना होता है बीच में, कितने इन बिटवीन कितने हुए 2। तो वो जो गैप बोलते हैं, गैप इज इक्वल टू n-1। दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, दैट कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इन बिटवीन थिंग्स। तुम्हारे पास वैसे ही बोला उसने, इसके इसके बीच में 6 होना चाहिए। वैसे ही हमारे पास ये बोलता 3 प्लेसेस बिफोर 3 प्लेसेस आफ्टर, तो इन बिटवीन कितने होंगे, तो n-1। 4 प्लेसेस रहेगा तो n-1 3। 3 इन बिटवीन। आई होप क्लियर है सभी को। गैप इज एक्चुअली ऑलवेज n-1। तो यहाँ पे वही इसने जब डिमांड किया कि 6 इयर्स इन बिटवीन, तो हमने यहाँ पे डिफरेंस का मतलब इनका डिफरेंस जो भी होगा एक ज्यादा होगा, तभी तो उसका n-1, दैट मींस 7-1 6 विल बी द गैप। ठीक है। सो आई होप कि सभी लोग, अच्छा मैंने कुछ और मिटा दिया, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है अब। ठीक है, तो दिस वाज द एक्चुअल सेम कॉन्सेप्ट है वो। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए हर जगह। आप ये मत सोचिएगा सर बार-बार नया, किसी मन में आया होगा ये नया कॉन्सेप्ट बता दिया सर ने। अरे नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है ये। तो वी और बी यहां आ चुका है, ये प्रोजेक्शन कैंसिल आउट हो चुका है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि भाई एक और बात ध्यान रखना, देयर वर 9 years इन बिटवीन द बर्थ ईयर ऑफ टी एंड द वन हु वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर बी। बोलता है बी के जस्ट बाद जो पैदा हो रहा है उसमें और किसमें, और बोलता है कि और टी में उसके बीच में 9 साल होने चाहिए। हमने कहा भाई तब तो 19 और में से अगर 10 का डिफरेंस होना चाहिए, फिर तो हमने कहा हाँ 19 और 9 में डिफरेंस कितना है 10 का, मतलब यहां पे आ जाएगा टी, ताकि हमारे पास जब डिफरेंस टी और जे में, जो बी के इमीडिएटली बाद वाला पर्सन जे है उसमें और टी में जब डिफरेंस 10 का है, तो बीच में 9 साल होंगे ना भाई, तो बिल्कुल होंगे। बात खत्म, आगे बढ़िए। 2 persons वर born बिफोर एल, एल से पहले 2 लोग होने चाहिए। ई वॉज बॉर्न बिफोर 2012, ऑफ कोर्स ई वाला जो पर्सन है वो यहीं आ जाएगा। ये आपका प्रॉपर सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। इस छोटे से सवाल ने काफी कुछ कैरी किया हुआ था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगेन कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखा के गया होगा, इस सवाल कुछ रिवीजन करा दिया होगा, कुछ बहुत ही ऐसे चीजों को साफ किया होगा जहां पे लगता हो हाँ यार इसमें कैसे करते हैं। तो नाउ यू नीड टू बी एफिशिएंट इन दिस सिचुएशंस, जो कि मैंने कहा था आपसे ना कि एक तो ये जहां पे डिफरेंस लिख के देगा कि भाई इसके बीच में इतने साल का अंतर है, तो वो तो साफ है भैया। इतने साल बाद है तो डिफरेंस निकाल लीजिएगा, इतने साल पहले बोल रहा है डिफरेंस, ये सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। तो वहां पे भी समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट आप सभी को। आगे बढ़ते हैं प्लीज। 141 टू 145 आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कैरिंग अगेन कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स की बात हो रही है, बट इस बार लोगों की संख्या 8 है, ध्यान से।
चलें? आइए देखते हैं। कंफ्यूजिंग है तो क्रॉस चेक कीजिए ना। देखिए सिर्फ मेरा सॉल्यूशन देख के आप क्या ही कर लेंगे, मतलब मैं तो चलो मतलब सीखेंगे आप, नो डाउट बहुत कुछ सीखेंगे। द पॉइंट इज, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कहीं पे कि आप थोड़े कंफ्यूज हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, तो डबल क्रॉस चेक कीजिए उस लाइन को, जिस भी बच्चे को ऐसा लग रहा है। चलें, आइए मैं देखता हूँ सवाल में क्या कह दिया है इसने। कह रहा है मार्टिन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम ईच ऑफ हिज 8 डिफरेंट फ्रेंड्स इन डिफरेंट ईयर्स फ्रॉम 1925 टू 1932। ऑफ कोर्स लेटर की बातें तो तभी होनी चाहिए, तभी होंगी ये बातें, ठीक है ना। और नो टू लेटर्स वर रिसीव्ड इन सेम ईयर, ही रिसीव्ड एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिफोर द लेटर ऑफ, ठीक है। तुम शुरुआत करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं, हम यहाँ पे 8 वर्ड्स अपने सेट कर लेते हैं। चार तीन सात एक 8, ठीक है। 1925 हमारे पास है, 1930 सॉरी 1920 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स गिवन है, 26 27 28 29 30 31 32। आवश्यकता तो ये 19 लिखने के लिए लिख दिया हमने फिर भी, बिकॉज बेस ईयर स्टार्ट नहीं हुआ अब तक, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्लू। सबसे पहला क्लू कह रहा है कि he received exactly 2 letters before the letter from Henry was received. अच्छा, he received exactly 2 letters before the letter of from Henry was received. मतलब बहुत अच्छा लैंग्वेज है यार। ही दैट मीन्स कि यहां पर बात हो रही है मार्टिन की। मार्टिन ने रिसीव किया एग्जैक्टली 2 लेटर, किससे पहले, जब से जिससे पहले हेनरी ने किया। दैट मीन्स कि हेनरी के लेटर से पहले उसने 2 लेटर रिसीव किए। दैट मीन्स कि हेनरी का स्थान ये वाला कंफर्म हो गया फिर। तो हेनरी के लेटर से पहले उस मार्टिन ने 2 लेटर रिसीव किए थे, ठीक है ना। सिंपल लाइन में आप कह सकते हैं कि हेनरी से पहले 2 हैं। बड़ा अच्छा। नाउ only 1 letter was received between in the year in which Henry and Sam sent the letter. That means कि उसने कहा only 1 letter was sent. That means कि हेनरी यहाँ है तो सैम यहाँ हो सकता है, हेनरी यहाँ है तो सैम यहाँ हो। That means कि सैम यहाँ पर, और एक प्रोजेक्शन ये भी है कि हमारा हेनरी यहाँ है तो सैम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। बिफोर है ना सर, हाँ तो सही तो किया है हमने। उसने बोला ही रिसीव्ड एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिफोर द लेटर फ्रॉम हेनरी वाज रिसीव्ड। हेनरी से पहले एग्जैक्टली 2 लेटर रिसीव किया उसने, सिंपल भाषा में हेनरी से पहले, ऐसी वाली बात है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको मैंने कहा ना, जहां भी आपको समस्याएं होती हैं वहां थोड़ा स्लो हो जाए कीजिए, उसको वापस क्रॉस चेक कीजिए, सीखने का वक्त है, यहाँ कोई कॉन्टेस्ट और टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर।
आपको ये लाइन परेशान किया जिस बच्चे को, उसको रुक जाना चाहिए, दोबारा पढ़ लीजिए। ही रिसीव्ड, ही मतलब मार्टिन रिसीव्ड, ही को रिप्लेस कर दिया, मार्टिन रिसीव्ड एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिफोर द लेटर ऑफ फ्रॉम हेनरी वाज रिसीव्ड। जो हेनरी का जब उसके पास पत्र पहुंचा, उससे पहले एग्जैक्टली 2 लेटर और रिसीव हो चुका था उसके उसके पास, किसके पास, मार्टिन के पास। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कहता है कि ओनली 1 लेटर वाज रिसीव्ड बिटवीन द ईयर इन विच हेनरी एंड सैम सेंड द लेटर। जिस महीने में एक्चुअली हो क्या रहा है, मार्टिन को उसके 8 दोस्त लोग लेटर भेज रहे हैं। समझिएगा, सवाल की कहानी समझिए, इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया। मार्टिन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम ईच ऑफ हिज 8 फ्रेंड्स इन 8 डिफरेंट ईयर्स फ्रॉम 1925 टू 1932। 1925 से लेकर 1932 में जो 8 वर्ष आपको दिख रहे हैं, इस 8 वर्षों में मार्टिन को उनके 8 दोस्तों की तरफ से लेटर प्राप्त हुआ है। हमें यहां पर उन 8 दोस्तों के नाम सेट करने हैं, किसने पहले भेजा, किसने बाद में भेजा। अभी ठीक है ना। तो कहा कि हेनरी से पहले 2 लेटर, हेनरी की जिसने लेटर जिसमें भेजा था उससे पहले एग्जैक्टली 2 लेटर रिसीव किया था मार्टिन ने। ही मतलब मार्टिन। अभी बोल रहा है हेनरी और सैम के बीच में एक पर्सन और है। तो हमने कहा ठीक है भाई, उसको सिंपल कर दीजिए। उसने बोला ओनली 1 लेटर वाज रिसीव्ड, दैट मींस ओनली 1 पर्सन बिटवीन ईयर्स इन व्हिच हेनरी एंड सैम सेंड द लेटर। बस हेनरी और सैम के मध्य में एक होंगे, तो हेनरी यहां, सैम यहां, हेनरी यहां, सैम यहां, वही वाली बात है। बस आपको इंटरप्रिटेशन में थोड़ा फोकस करना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट वन, 4 letters were received between the year in which letter from Sam and the letter from Daniel were received। मतलब हमारे पास बोल रहा है सैम और डेनियल में गैप ऑफ 4 रहने वाला है। दैट मींस गैप ऑफ 4 में हमारे पास डेनियल जो है वो लास्ट में आ जाएगा। दोनों ही से इतना ही, यही बात कहा गया और कुछ नहीं कहा गया है। सो डेनियल हमारे पास ये रहा। इसमें भी ऑफ कोर्स गैप ऑफ 4 में डेनियल जो है वो यहीं आएगा। ठीक है, कह रहा है साराज लेटर वाज रिसीव्ड बिफोर बेन्स लेटर। ठीक है ना, साराज लेटर वाज रिसीव्ड बिफोर बेन्स लेटर बट आफ्टर डेनियल्स लेटर। क्या मैंने कोई गलती कर दिया क्या? अच्छा, सैम डेनियल बोला गया है। हे भगवान, मैं डर गया भाई कि मैंने क्या गलती कर दी। गलती कुछ नहीं किया, मैंने हेनरी से कंपेयर कर दिया उसको। सैम से बोला है 4, तब तो हमारे पास ये प्रोजेक्शन यही कट जाएगा। फिर तो सैम से अगर कंपेयर किया है उसने डेनियल को, हमने हेनरी से कंपेयर कर दिया। एक्चुअली में यहाँ पे सैम से कंपेयर करना, सैम और हेनरी में बताया, सैम एंड डेनियल में बताया गया था 4 लेटर बीच में होंगे। तो सैम यहाँ अगर है तो नीचे तो जा नहीं सकते, 1 2 3 4 ऊपर भी नहीं जा सकते। दैट मींस केस नंबर 2 कैंसिल आउट है। ये अब करेक्ट आंसर होगा, अभी से क्लियर हो चुका है। 1 2 3 4 यहाँ पे है डेनियल। एक्चुअली में डेनियल यहाँ पे, ठीक है, बच गया। गैप ऑफ 4, दैट मींस बीच में हमारे पास 4 होने चाहिए। ठीक है, फिर उसने बोला साराज लेटर वाज रिसीव्ड बिफोर बेंस, बेंस से पहले साराज है, और बट आफ्टर, सारा जो है आफ्टर डेनियल, दैट मींस सारा जो है डेनियल के बाद है। डेनियल के बाद हमारे पास 2 ही जगह है भी, तो ये रहा सारा। ठीक है ना, और ये क्या है, बेन, बेन जो भी नाम है, ये यहाँ पे आ गया। बस लैंग्वेज आपका थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब ठीक है। उसके बाद कहता है कि 2 letters were received between the years in which Sarah's letter and Fred's letter were received। That means सारा और फ्रेड के बीच में 2 रहेंगे, सारा और फ्रेड के बीच में 2। That means Fred will be here। लैंग्वेज को एक्सपैंड किया गया और कुछ नहीं किया गया। रिसीव करके मारियाज लेटर वर रिसीव्ड बिफोर निखिल। अब निखिल यहाँ पे है, तो एक नाम क्या बताया गया, मारिया। मारिया विल बी यहाँ पर। ठीक है, डन। तो आप जो जिस लाइन में सबसे ज्यादा परेशान हुए आप लोग, वो पहला लाइन था। पहला लाइन बहुत ही स्पष्ट था, जबकि वो ही जो है वो मार्टिन को बता रहा था, उसने मार्टिन के बारे में बताया था। दैट वाज द थिंग। इंस्ट्रक्शन को भी कई बार थोड़ा केयरफुली पढ़ा कीजिए, क्या कह रहा है इंस्ट्रक्शन, कैसे डील करना है उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 टू 150। अभी तक हमारे पास बेस ईयर नहीं आया है, नहीं आया। अभी इसके बाद बेस ईयर भी शुरू होगा, ध्यान रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्लीज। ठीक है, ट्राई आउट। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट। यस, मैं म्यूट कर रहा हूँ, अदरवाइज आपका ठीक है, विजिबल है सब कुछ। पंकज वाज स्टडिंग अबाउट डिफरेंट रिवॉल्यूशन इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, ओके।
चलें, सबने जल्दी से उड़ा दिया इसको यार। आओ देखते हैं। सवाल में कहा गया, पंकज वॉज स्टडिंग about different revolutions in different countries among Iran, about different country होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके they happen in the year, ऐसे ऐसे अपने पास गिवन है। हमें ईयर्स की जो लिस्ट बताई गई है, दी गई है, वो सारे ईयर्स की लिस्ट जो है वो ऑफ कोर्स सीक्वेंस में दिया गया है, कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं, बड़ा समस्या नहीं है इसमें कुछ भी। 56 फिर 61 65 68 प्रॉपर दिया हुआ है। हमारे पास जो ईयर्स गिवन है वो है 3 3 6 2 8 ईयर गिवन है। हम आराम से बेसिक अप्रोच अपना टेबल बनाने वाला काम कर लेते हैं। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 1956 61 तो हमने, सॉरी 18 है, सॉरी 56 61 65 68 65 68 74 77 74 77 80 83 80 एंड 83। आपको लगता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं लगता है तो नहीं भी, कोई जवाब आवश्यकता नहीं है खास यहां पर, ठीक है ना। ओके, चलिए लेट्स बिगिन विद द क्लू। सबसे पहला क्लू क्या है? सो द फर्स्ट क्लू इज सेइंग कि द रिवॉल्यूशन इन कनाडा वाज द लास्ट टू ऑकर। मतलब यहां पे हमें कंट्रीज को सेट करना है, तो कनाडा हमारे पास सबसे लास्ट में आएगा, बिकॉज ने क्या रखा है, कनाडा वाला जो रिवॉल्यूशन ऑकर हुआ था, मतलब जो हुआ था वो सबसे लास्ट में हुआ था, ठीक है। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टुक प्लेस बिटवीन द रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड ईरान is equal to the number of revolution took place between the revolution in India and China, ठीक है ना। तो ये जो पूरा लाइन यहां से लेके यहां तक दिया गया है, ये कहने को बहुत सिंपल बात है कि जितने इंडिया बीच में रहेगा इतना पता है, ईरान इंडिया चाइना या फिर चाइना इंडिया ईरान, मतलब इंडिया विल भी बीच में, एक बार ईरान ऊपर हो सकता है, चाइना नीचे हो सकता है, मतलब ऐसे इंडिया मान लो यहाँ फिक्स है, इंडिया यहाँ पर हमारे पास इंडिया मान लो फिक्स है, ईरान चाइना या फिर होता है चाइना ईरान। बस ध्यान ये रखना है कि ईरान अगर यहाँ पे है और यहाँ इंडिया है, तो जितना गैप ईरान और इंडिया में है उतना ही इंडिया और चाइना में हो, बस। चाहे उसमें इंडिया ऊपर रहे या फिर अपना सॉरी ईरान ऊपर रहे या तो चाइना ऊपर रहे, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम उसका कुछ कर नहीं सकते, हालांकि बहुत ही हैवी लाइन लिखा हुआ है यहाँ से पूरा यहाँ तक, लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकते इसमें। एक और क्लू आता है, कहता है द फर्स्ट रिवॉल्यूशन डिड नॉट ऑकर इन चाइना और इटली, दैट मींस द फर्स्ट प्लेस जो यहाँ पे है, यहाँ पे चाइना या फिर इटली नहीं हो सकता, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो हम इसको लेके काट दे रहे हैं, भैया तुम यहाँ दोनों में से कोई नहीं हो सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है द रिवॉल्यूशन इन अफ्रीका हैपेंड इन 1874, दैट मींस दिस इज द प्लेस जहां पे हम अफ्रीका को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट क्लू दैट इज सेइंग 3 रिवॉल्यूशन टुक प्लेस बिटवीन द रिवॉल्यूशन ऑफ जापान एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस वेयर द फॉर्मर टुक प्लेस आफ्टर द लेटर। अब ये लाइन जो है आपके लिए नया होगा, ये जो लाइन आपको यहाँ दिख रहा है वेयर के बाद, where the former took place after the latter, that means कि ये आपको बता रहा है कि उसमें से भी सीक्वेंस पहले कौन रहेगा बाद में कौन रहेगा। क्या बोला उसने? ये लाइन बहुत बार मिलेगा आपको आगे चल के, अभी आपका पजल का इनिशियल फेज है, कल को आप और भी पजल्स में एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सब लाइन अचानक से नजर आएगा, मेंस वाले सवाल में नजर आएगा आपको, सो या फिर सिटिंग एलिमेंट में भी नजर आ सकता है। कह रहा है, उसने कहा कि 3 रिवॉल्यूशंस took place between the revolution in Japan and France, उसमें का फॉर्मर took place after the latter, that means कि फॉर्मर कौन है? फॉर्मर मतलब पहले कौन है भैया? जापान। बोलता है जापान टुक प्लेस आफ्टर द लेटर, दैट मींस फ्रांस ऊपर रहेगा, फ्रांस ऊपर रहेगा, फिक्स है इंफॉर्मेशन में, गैप ऑफ 3 मेंटेन किया हमने, एंड देन वी हैव जापान। ये कहानी बनने वाली है, ठीक है ना। सो अब हमें कैसे फिक्स करना है इस चीज को, कैसे सेट करना, बिकॉज वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन, हमारे पास ये एक इन्फॉर्मेशन, इसको सेट करना है, प्लस हमें अभी इंडिया ईरान वाली कहानी को भी यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड आउट कि कहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं इसको। उसने कहा था कि ठीक है, हमारे पास है ईरान, इंडिया एंड देन इंडिया एंड चाइना। फर्स्ट हमारे पास चाइना इटली नहीं हो सकता और कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लेट्स गो फॉर इट। हमने मान लो यहाँ पे रखा और ईरान यहाँ रखते हैं हमारे पास, तो हमारे पास इंडिया और चाइना यहाँ हो सकता है, लगातार तीनों हो सकते हैं। और लगातार तीनों होने का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर मान लो फ्रांस यहाँ रखते हैं तो गैप ऑफ 3 हमारे पास जापान का स्पेस नहीं बचेगा। ऐसे पहले वर्चुअली हम इस पे काम कर लेंगे। हमने कहा ठीक है, दैट मीन्स कि हम अगर लगातार यहाँ रखते हैं, फिर हमने कहा ये तीनों लगातार प्लेस रखते हैं, ईरान चाइना और ईरान इंडिया और चाइना, या फिर इसको फ्लिप चाइना इंडिया एंड ईरान, ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो हमारे पास फ्रांस को यहाँ रखने के बाद हमारे पास गैप ऑफ 3 का फिर भी स्पेस नहीं। दैट मींस कि नाउ वी आर वेरी श्योर, कुछ भी करके 3 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस पे हम ईरान चाइना और इंडिया नहीं प्लेस, दैट मींस गैप ऑफ 1 मेंटेन करना पड़ेगा अपने को।
एटलीस्ट गैप ऑफ 1 मेंटेन करेंगे हम लोग, तब जाके कुछ काम हो पाएगा। और मान लो हमने ये स्पेस नहीं ले सकते हम लोग, हमने गैप ऑफ 2 मेंटेन करते हैं। मान लो हमारे पास ये और ये मेंटेन करते हैं। हमारे पास अगर ये 3 स्पेस ऑक्यूपाई होगा, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे फ्रांस और गैप ऑफ 3 में हमारे पास जापान कंफर्म हो जाए। दैट मीन्स नाउ वी आर वेरी श्योर दैट दिस इज द प्लेस फॉर इंडिया। ये बहुत ही स्मार्ट अप्रोच होगा सवाल को कैरी करने का, कि हम ऐसे खुद से विजुअलाइज करें, खुद से समझें इस चीज को, एंड देन आफ्टर वी कैन थिंक अबाउट दिस। तो हमने भी ईरान एंड चाइना को छोड़ दिया हमने यहाँ पे। ये बात मालूम चला कि चाइना यहाँ मना किया गया, दैट मीन्स नाउ दिस इज प्लेस फॉर ईरान। और मुझे लगता है यही इसीलिए उसने नेगेटिव क्लू दिया भी है कि आप गलती से भी चाइना को यहाँ ना सोचें आप। ईरान यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे, दैट मीन्स गैप ऑफ 2 मेंटेन किया हमने, इंडिया यहाँ पे, गैप ऑफ 2 में हमारे पास चाइना विल बी यहाँ पर। और इसकी विजुअलाइजेशन से फायदा क्या हुआ कि हम इस फ्रांस एंड जापान वाले प्लॉट को आराम से उठा के ला सकते हैं। नाउ दैट प्लॉट कैन नॉट बी हियर, फ्रांस गैप ऑफ 3 नो, दैट मीन्स फ्रांस विल बी यहाँ पे, एंड देन गैप ऑफ 3 मेंटेन किया हमने, जापान यहाँ पे। और उसने इटली को मना किया था टॉप पे, दैट मीन्स इटली विल बी यहाँ पे। सो विदाउट एनी प्रोजेक्शन वी हैव डन द क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन हैज 3 to 4 क्लूज ओनली। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन, बट you need to understand this type of blocks, you need to understand the clue which we have understood at the last। वो क्लू बहुत अच्छा था। इस वेरीफाइंग क्लू को उस वक्त यूज नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अकेले एक सिंगल लाइन है, सोचिए इतना बड़ा सा, इसको देख के आप परेशान हो सकते हैं, ये क्या मजाक चल रहा है, इतना लंबा सा लाइन। सेकंड क्लू के तौर पे आपको इतना बड़ा लाइन दे दिया गया है। मतलब आप बैटिंग करने गए और मतलब बस मैच स्टार्ट हुआ है, पहला बॉल थोड़ा सा डिफेंस किया आपने, सेकंड बॉल यॉर्कर आ गया, तो आप एकदम हड़बड़ा जाएंगे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो एक तो वो हो सकता है। फिर एकदम थोड़ा सा आगे बढ़े आप, तो आपको बीमर डाल दिया एकदम, आप कह रहे हैं हो क्या रहा है हमारे साथ। तो ऐसी वाली सिचुएशन है पावर प्ले में ही, तो पावर प्ले में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ वापस लास्ट में। इसने कहा, ये आगे भी मिलेगा आपको ये चीज, थ्री रेवोल्यूशंस टुक प्लेस बिटवीन द रिवोल्यूशन इन जापान एंड द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। तो यहाँ पे दो नाम बताया गया, कुछ भी एक्स वाई, आप इसको एक्स मानिए, वाई एस छोड़ दिए, इसको एक्स वाई। अब उसने बोला एक्स के बाद एक्स हुआ और वाई हुआ, इसमें दो हैं, तीन है, 10 हैं, कुछ भी गैप बोला गया। और फिर बोलता है फॉर्मर जो फॉर्मर है वो बाद में होते हैं। फॉर्मर टुक प्लेस आफ्टर द लेटर, दैट मींस कि फॉर्मर किसको बोलते हैं हम लोग, जो पहले हुआ है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ऐसे टर्म आप न्यूज हेडलाइंस में या फिर कहीं कहीं सुनते होंगे ना। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, दैट मींस कि इससे पीछे वाला चीफ मिनिस्टर, जो दो दो अभी जो प्रेजेंट है, पीछे वाला। एक्स को कह सकते हैं आप इसमें ऑब्वियसली। तो फॉर्मर, दैट मींस फॉर्मर कौन है इन दोनों में से, इन दोनों एलिमेंट में से फॉर्मर कौन है, तो ये बोलता जापान टुक प्लेस आफ्टर लेटर, दैट मींस कि लेटर मतलब बाद वाला। तो फ्रांस के बाद होगा कौन, जापान, और गैप ऑफ 3 तो मेंटेन करना ही करना था, 3 रिवॉल्यूशन टुक प्लेस बिटवीन। ठीक है ना, क्लियर है। तो आज के पजल्स आपको काफी हैवी लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी और भी हैवीनेस बढ़ेगा। अभी आप सोचेंगे कि आप ऐसे बोलेंगे तो मैं इसको हल्का कर दूंगा, नहीं, आने वाले पजल्स और भी तगड़े होने वाले हैं। सो प्लीज be attentive in the class and please try to solve the questions of base year based puzzle, which is actually amazing, because बहुत मजा आने वाला है अब। क्योंकि अब मतलब आप समझ लीजिए कि आपने जो नॉन बेस ईयर का सवाल किया, ये सब एकदम क्रूड क्वेश्चन है, एकदम एंड की तरफ ही आपको नॉन बेस ईयर बेस्ड पजल जो होते हैं उसमें अगर आपने इस लेवल का सवाल कर लिया तो आपका एकदम, आप कठोर हो चुके हैं, एकदम ढीठ इंसान बन चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब हमारा काम शुरू होगा बेस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस इन पजल्स। बेस ईयर वाले में कुछ अलग नहीं होता है। होता क्या, मैं सवाल समझाता हूँ आपको। ऐसे यहाँ पर क्या कर दिया इसने, आपको नाम दिया और ये बोल दिया भैया ये सब ईयर हैं, और फिर लास्ट में बोल रहा है यहाँ पर देखिए 2025 के रेस्पेक्ट में सबकी एज कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, तो एक ये काम कर लीजिएगा आप लोग, अपने खुद से एक बार ट्राई कीजिए जो कर सकते हैं, बाकी मैं तो हूँ ही समझाने के लिए। सो ट्राई आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन एवरीवन। हाँ, इसमें एज कैलकुलेट करना पड़ेगा 2025 के रेस्पेक्ट में। एक बार ट्राई कीजिए प्लीज। सेकेंड ईयर 2004 है। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ना, एक मिनट रुक जाओ।
ओके आइए देखते हैं। So the question is saying PQRSTUV they were born in 7 different years। अब मुझे पता है कि आप में से बहुमत लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिया है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी समस्या होगी कि यार कैसे बेस ईयर क्या यूज है। अभी तो फिर भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समस्या है नहीं इसमें बेस ईयर में, बट ठीक है, लेट्स सी। PQRSTUV they were born in 7 different years। उन ईयर्स के नाम बता दिए गए हैं, ये सभी के सभी इसी ईयर में बॉर्न हो रहे हैं, और ऑफ कोर्स हमें पता करना है कौन सा पर्सन किस ईयर में बॉर्न हो रहा है। फिर नोट में एक बात बताई गई, कैलकुलेशन ऑफ द एज ऑफ ईच ऑफ द पर्सन कंसिडरिंग द बेस ईयर ऑफ 2025। ठीक है ना, ठीक है ना। 2025 के रेस्पेक्ट में हमें कैलकुलेशन करनी है, तो यहां पे असल तौर पे मुझे क्या सिखाना है इस सवाल से आपको कि हाउ टू कैलकुलेट द एज क्विकली। ठीक है ना, मतलब हो सकता है कि आपको इस सवाल में आवश्यकता ही ना पड़ी हो बेस ईयर की कैलकुलेशन की, मतलब मैं मान लेता हूं ये चीज, लेकिन हमें असल में इस सवाल से आपको सिर्फ कैलकुलेशन सिखानी है, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास कितने ईयर हैं, 7 वर्ष दिए हैं, कल को 9 वर्ष भी आएंगे, और बड़े बड़े गैप हो सकते हैं। अभी तो गैप भी ज्यादा कुछ नहीं है, 96 से स्टार्ट किया, 2022 25 बेस ईयर है। आप सोचिए उस वक्त के सवाल में जब 1956 हमारा सबसे पहला ईयर रहेगा, और बड़े बड़े गैप कैरी हो रहे हैं। 1956 पहला ईयर है, दूसरा ईयर है 1967, तीसरा ईयर है 1972, फिर चौथा ईयर है 1989। ऐसे करते करते वो घूम रहे हैं, और आपके पास जो बेस ईयर दिया हुआ है 2035 दिया हुआ है, या फिर 2025 दिया हुआ है, 2028 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। उस केस में आप कैलकुलेशन कैसे क्विकली करेंगे? क्या बार बार आप बेस ईयर से 2000 या बेस ईयर से 1956 घटाएंगे, या फिर बेस ईयर से 1965 घटाएंगे? कैसे करेंगे आप? तो उसको सीखना जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखिए, कैसे मूव करते हैं ऐसे सिचुएशन में। पहला काम जो हमने सीखा है नॉन बेस ईयर वाले क्वेश्चन में टेबल बनाना, और जैसे हमने ईयर्स को फिक्स करना सीखा है, बिल्कुल वही काम करने वाले हैं हम यहाँ पे। सो 4 5 6 और 7, 7 साल हमारे पास गिवन है, और ये जो हमारे पास ईयर्स है उनको हम उसी सीक्वेंस में सेट करने वाले हैं जैसे दिया हुआ 1996, 2004, 2007, देन वी हैव 2012, 2015, 2019, 2022। बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग प्लीज। एक यहां पर पहले से हम एज निकालने के लिए यहां बना लेंगे एक लाइन और, ठीक है ना, क्लियर एवरीवन। हम यहां पर एक लाइन खींच लेंगे ऐसे। अब 2022 हमारे पास यहां पे है, और बेस ईयर क्या है 2025। बहुत ध्यान से सीखिएगा प्लीज। आप क्या कीजिएगा, जो सबसे दूर सबसे लेटेस्ट वर्स है, मतलब ये हमारे पास 25 से करीब में सबसे ऑफ कोर्स टॉप से जो बॉटम पे आते हैं, सबसे लास्ट वाला जो वर्स रहेगा जो भी गिवन रहेगा कल को, इसका और इसका डिफरेंस निकालिए सबसे पहले आप। इसका डिफरेंस कितना है 3, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 साल का बंदा होगा। 22 में कितना होगा, जो 25 के बाद से कैलकुलेट करेंगे, जो 2022 में पैदा हुआ है वो 3 साल का होगा, जाहिर सी बात है। अब आप बार बार ना इसको इससे मत घटाइए, इसको इससे मत घटाइए, इसको इससे मत घटाइए, इसको इससे मत घटाइए, इसको आप बोलिए हो गया, तुम्हारा काम खत्म है भाई। सिर्फ सबसे लेटेस्ट वर्ष जो है उसको कैलकुलेट कीजिए हमेशा बेस ईयर से। उसके बाद आप देखिएगा डिफरेंस कितना है इन दोनों में। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो हमने कहा 19 और 22 में डिफरेंस है 3 साल का, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए 6 साल। इसमें डिफरेंस कितना है, तो हमने कहा 4 साल का, इसमें 4 जोड़ दीजिए 10 साल। यहां से यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो हमने कहा 3 साल का, दैट मीन्स ये कितना हो गया 13 साल। यहां से यहाँ का डिफरेंस कितना, हमने कहा 5 साल, दैट मीन्स 18 साल। यहां से यहाँ का डिफरेंस कितना है 3 साल, दैट मीन्स 21 साल। यहां से यहाँ का डिफरेंस कितना है भाई साहब, तो हमने कहा ये 8 साल का डिफरेंस, दैट मीन्स इसमें 8 जोड़ दीजिए 29 साल। खत्म है कहानी। ऐसे हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं हमेशा। अभी तो बहुत ही छोटे छोटे डेटा हैं, कल को हैवी डेटा रहेगा तो भी आप जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, तो आप हमेशा लेटेस्ट वर्ड्स का डिफरेंस निकालिए अपने बेस ईयर से, यहाँ लिखिए, और फिर जितना डिफरेंस हो रहा है उतना जोड़ प्लस करते जाइए। डिफरेंस 5 तो 5, यहाँ 7 तो 7, यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 7, ऐसे करते फटाफट जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं सवाल में क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं दोबारा बता दीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर चुका हूं ऑलरेडी, इसीलिए मुझे पता है कि एक चीज कोई नया बताया जाएगा तो उसे 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ता है। मैं चलो फिर से रिपीट करता हूं। मैं कह रहा हूं जो भी बेस ईयर है, हमारे पास बेस ईयर क्या गिवन है 2025, यहाँ गिवन है 2025 बेस ईयर। हमेशा बेस ईयर से सिर्फ लेटेस्ट वर्ड्स का डिफरेंस निकालिए। तो आपने जो 2022 है तो डिफरेंस निकाला, 3 साल का डिफरेंस निकला। अब आप उसके बाद जैसे ऊपर बढ़ते जाइए, अपने ऊपर जस्ट उसके ऊपर वाले वर्ड्स में इसमें कितना डिफरेंस है, तो भाई 3 साल का डिफरेंस है। इसमें आप इस 3 में 3 जोड़ के यहाँ लिख दीजिए 6 साल। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो आपने देखा 4 साल का, इसमें 4 जोड़ दिया, 6 4 10, 10 यहाँ लिख दिया। इसमें डिफरेंस 3 साल का है, तो इसमें आपने क्या किया भैया, इसमें यहाँ पे आपने 10 में 3 जोड़ दिया 13 कर दिया।
यहां से यहां का डिफरेंस 5 साल का है, तो 13 में 5 18 कर दिया, ऐसे लिख दिया। दैट इज द पॉइंट। ठीक है ना? बाकी अभी और भी सवाल करेंगे, आप फिर से कैलकुलेट करेंगे, फिर से देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन रहा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अटमोस्ट 2 people आर बोर्न आफ्टर आर। अटमोस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। आर के बाद मैक्स टू मैक्स 2 लोग होने वाले हैं। आर के बाद मैक्स टू मैक्स 2, दैट मीन्स कि आर यहां हो सकता है। मैक्सिमम 2 का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम 2 का मतलब होता है मैक्सिमम 2 इज इक्वल टू, मैक्सिमम 2 इज इक्वल टू 2 1 एंड 0। ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखिए। मैक्सिमम 3 का मतलब 3 2 1 0। मैक्सिमम 10 का मतलब 10 9 8 7 6 4 6 5 4 3 2 1 0, पूरा एकदम। वहां जहां मैक्सिमम जो बोला वहां से पूरा नीचे आ जाइए, मिनिमम जो बोला वहां से ऊपर चले जाइए इनफाइनाइट तक। एकदम सिंपल अलग है इस चीज का। ठीक है, चलिए, तो आर यहाँ पे है तो आर इसके नीचे भी हो सकता है और उसके नीचे भी हो सकता है। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा यार कर ही लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। हमने कहा चलो आर यहाँ भी हो सकता है और आर यहां भी हो सकता है। ऑल द 3 पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। नाउ 2 people वर बॉर्न बिटवीन आर एंड वी, तो आर यहां है तो वी यहां है, तो वी यहां है तो वी यहां, बिकॉज हर जगह गैप ऑफ 2 मेंटेन करना है। ठीक है, क्यू इज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर वी। क्यू जो है वो वी के जस्ट पहले है। क्यू इज इमीडिएटली बिफोर वी। परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं इस चीज की। ठीक है ना? ठीक है, आइए। S is born immediately before P. S is born immediately before P. That means S P यहाँ हो सकता है। इस केस में S is immediately before P का मतलब यहीं हो सकता है। फिर इस केस में भी यहाँ यहाँ या यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। इसमें भी यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। वेट कर लेते हैं। U is born before S। अगर हम S P यहाँ रख लेते हैं तो फिर U is before S पॉसिबल नहीं। दैट मीन्स इसमें भी हम S P यहाँ रखेंगे। इस केस में भी हम S और P यहाँ रखेंगे, बिकॉज U is born before S बट नॉट immediately before S बोला गया। U is born before S, तो हमने कहा U is born before S, तो हमने कहा भैया U यहाँ रख लीजिए। इसमें U यहाँ यहाँ कहीं भी रह लेगा। ठीक है, T is born after P। इसमें हमारे पास जगह नहीं है, इसमें हमारे पास जगह नहीं है, इसमें हमारे पास जगह है। आंसर कर लीजिए, खत्म है। ठीक है ना? ठीक है, तो काफी नॉर्मल सवाल है। और एक और चीज है, इस सवाल में बेस ईयर वाले कॉन्सेप्ट का कोई इसका इसका मतलब था ही नहीं इसमें, बिकॉज किसी भी एज का उसने कैलकुलेशन इस्तेमाल नहीं किया क्लू वाले पार्ट में। लेकिन ठीक है, मेन हमारा मकसद भी था कि यहां से एटलीस्ट हम कैलकुलेशन सिखाएं, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट किया। और कोई बात नहीं थी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 156 टू 160 आपके पास है, प्लीज ट्राई आउट। आज के लिए हो गया। 3 दिन बाद क्लास हो रही है, फिर भी आपका काम हो गया आज? इतना जल्दी खत्म, ऐसे कैसे? साधना वर्मा, अगर ऐप से ऑर्डर नहीं हो रहा है तो आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन का इस्तेमाल कर लीजिए। डे पर्सन, सारे क्वेश्चन होंगे विशाल। सीक्वेंसिंग चलने दीजिए, जिस सीक्वेंस चल रहा है सब कुछ होगा। वीकेंड भी करेंगे हम लोग। शेखर शर्मा, आपकी कब आई थी बुक?
चले आइए, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। 9% है, 9 लोगों की बात बताई गई है और कहा गया है कि अब एज जो है वो 2024 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है ना। कह रहा है कि 9% है, उनके नाम बताए गए, ये सभी के सभी बॉर्न होते हैं डिफरेंट ईयर्स में। ईयर्स हमारे पास सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, कोई बहुत तकलीफ नहीं है। अब देख रहे हैं 1961 हो गया, 2024 से 1961 का कैलकुलेशन, 63 का, तो आप बार बार 2024 से बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे आप, है ना। तो हमारे पास जो ईयर्स गिवन है 9 ईयर्स है, तो विल ट्राई टू मेक इट इजिली। 3 4 5 6 7 8 और 9। 61 से स्टार्ट हो रहा है कहानी। 61 63 67 68 67 68 71, then we have 75 76 75 76 77 and 78, ठीक है ना। ये सब 19 वाले ईयर है। एंड देन वी हैव द बेस ईयर ऑफ 2024 का बेस ईयर गिवन है हमारे पास, ठीक है। सो 2024 से हम सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे 2024 के रेस्पेक्ट में हमारे पास। अब देखिए 2024 में 24 साल उधर हो गए और 80 देख लीजिए, 80 से 20 कितना हो गया, तो भाई 80 से 100 तक 20 हो गया, 20 और 2 22, 22 प्लस 24 विल बी 46 ईयर्स। दैट मीन इसकी कैलकुलेशन देखेंगे 2024 के रेस्पेक्ट में, तो ये 46 ईयर्स का होगा। अब क्या बार बार इतना कैलकुलेशन करना उचित है कि हम 77 को चेक करेंगे या 75 को चेक करेंगे? नहीं, गलत बात है, वो बैल बुद्धि हो गया हम लोगों का। हम अब सिंपली क्या करेंगे, यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, 1 साल का, दैट मींस यहां पे 47 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, हमारे पास यहां का डिफरेंस कितना है, 1 साल का, दैट मींस दिस इज 48। यहां से यहां का डिफरेंस 1 साल का, दैट मींस यहां 49। यहां से यहां डिफरेंस 4 साल का, ठीक है ना। ये 4 साल का डिफरेंस हो जाएगा यहां से, दैट मींस 53। यहां से यहां का डिफरेंस कितना है भाई, तो 68 से 71 का डिफरेंस हो जाएगा 3 साल, दैट मींस यहां पे 3 जोड़ देंगे 56। यहां से यहां डिफरेंस 1 साल का 57। यहां से यहां का डिफरेंस 4 साल का है, दैट मींस 61। यहां से डिफरेंस 2 साल का 63। खत्म, कैलकुलेशन खत्म हो गया ये आपका, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन हो गया तो बहुत काम आता है कई बार एज वेज में, अलग से फिर कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, बट अटैक करते हैं। कह रहा है कि नॉट मोर देन, नॉट मोर देन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। नॉट मोर देन इज सिनोनिम ऑफ मैक्सिमम। तो कह रहा है कि मैक्सिमम 3% वर बॉर्न आफ्टर आर। आर के बाद मैक्स टू मैक्स 3 होने वाले, हमने कहा ठीक है, मतलब आर यहां हो सकता है, आर यहां यहां यहां। आर के बाद मैक्सिमम 3 का मतलब क्या है, तो भाई मैक्सिमम 3 इज इक्वल टू 3 2 1 0, ठीक है ना। किसी बच्चे ने लिखा से मुझे फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आया। जिस बच्चे का ये डाउट है कि मुझे फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आया, इसका मतलब साफ है कि उस बच्चे ने बीच से क्लास पढ़ाई करना शुरू किया है, उसने लेक्चर नंबर 1 से पढ़ाई किया ही नहीं है। अब वो इसी में क्या होता है, फिर बच्चा बोलता है सर मैं मेहनत बहुत करता हूं सर, मैं एकदम सही बता रहा हूं, मैं पानी में आग लगा दिया हूं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने पानी में आग लगा रखा है और आप कह रहे हैं मेहनत नहीं करते हो। और मेहनत कर रहा हूं सर, मैं गजब मेहनत कर रहा हूं सर, मतलब मैं बता रहा हूं, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं सर, मैं बता नहीं पा रहा हूं मैं कितना मेहनत कर रहा हूं। तो समस्या क्या है कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन गलत दिशा में कर रहे हैं मेहनत। गलत दिशा में मेहनत करने से बढ़िया है कि टंडेली काटिए, ज्यादा बढ़िया है कि हर मतलब आप छोड़ दीजिए, मतलब कुछ और ही कीजिए जीवन में फिर, और या तो फिर ढंग से पढ़ाई कीजिए। मतलब आपको दिख रहा है कि ये लेक्चर नंबर 7 है, अगर तो अगर आप कभी भी मान लो 20 से पढ़ाई करना चाहते हो, मत करो, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। 7th लेक्चर है, दैट मींस यू नीड टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 1, एटलीस्ट इस टॉपिक के लेक्चर नंबर 1 से देखिए। ये इतना ही इंपॉर्टेंट चीज बार बार मिलेगा, किसी भी सवाल मिल सकता है, और बार बार जब मिलेगा बार बार गलती करेंगे, क्या सीखेंगे आप, सिर्फ कोटा पूरा कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो कोटा पूरा मत कीजिए कि हमने बैच खरीदा है, हमने क्लास देख लिया और हमारा क्लास हो गया, हमारा कोर्स पूरा हो गया। अरे क्या कोर्स पूरा हो गया यार, प्लीज ध्यान दीजिए। मैक्सिमम 3% वर बॉर्न आफ्टर दैट मींस अभी भी समझाया, वैसे सीधे सवाल में समझाया हमने मैक्सिमम 2।
और हमने हमेशा कहा है कि आप जब कोई भी लैंग्वेज टफ लगती है उसको सिंपल कर दीजिए। हमने नॉट मोर देन, एटमोस्ट और मैक्सिमम तीनों का समझाया है इस तरीके से कि सेम ही वर्ड है, सिनोनिम है दोनों एक दूसरे का तीनों। सो उसने कहा आर के बारे में ऐसा कि भाई आर के बाद मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। हमने कहा चलो ठीक है मान लिया, लेकिन क्या हम इससे शुरुआत कर दें इस क्लू से क्या? तो हमने कहा रुक जाते हैं थोड़ा सा, बिकॉज़ आर के बारे में और कोई बात नहीं कर रहा है। तो इससे शुरुआत करके भी क्या कर लोगे आप? तो हमने कहा ठीक है, हम आर को भी फिक्स नहीं करते हैं, फिर हम और क्लू ढूँढते हैं, किस क्लू से शुरुआत किया जाए? ढूँढते हैं कुछ एग्जैक्ट क्लू। कह रहा है कि एम वाज़ बोर्न इमीडिएटली आफ्टर टी, टी हू वाज़ बोर्न आफ्टर द ईयर 1975। 75 के बाद एम और एम होगा, वो भी इमीडिएटली आफ्टर टी। टी के ठीक बाद कौन होने वाला? एम। और भी 75 के बाद, ईयर ऑफ 75 के बाद, दैट मीन्स कि ये हो सकता है कि टी और एम यहाँ पर, और एक ये हो सकता है कि टी और एम यहाँ पर। ये दो संभावनाएं तो बन ही सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है एटलीस्ट। ठीक है ना, वेरी सिंपल थिंग। ये काम करना ही करना पड़ेगा हमें टी और एम को लेकर। नाउ ओनली वन पर्सन बोर्न बिटवीन एन एंड टी, ठीक है ना, बोलता है कि एन इज यंगर देन टी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है ना यंगर एंड एल्डर, इसको हमने समझाया था आपको मंथ बेस्ड पजल के समय भी समझाया था ये चीज कि भाई यंगर जो होता है वो हमेशा बाद में पैदा होगा ना, बाद में। तो यंगर मतलब एन वाज यंगर देन टी, दैट मींस कि टी के बाद कहीं पे एन होगा, और उसने कहा था कि एन और टी में गैप ऑफ 1, दैट मींस कि ये कंफर्म है कि एन ऐसे रहेगा। मतलब ये भी कंफर्म है कि टी, एम और एन लगातार रहने वाले हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। टी के बाद एम और एम के ठीक बाद एन रहने वाला है। ठीक है ना, बताओ ना, ठीक है ना, बोलो ना। तो अब ये अगर ऐसा ही कुछ है तो खुद समझिए टी एम यहां हो सकता है नहीं, बिकॉज टी एम के बाद एन नहीं हो पाएगा, एन यहां पे हो पाएगा, बिकॉज एन इज यंगर। क्या मिटा दिया मैंने यार, मैंने पूरा ही मिटा दिया क्या? अरे यार गलती से नीचे वाला क्लिक हो गया मेरे से। ये इरेज ऑल इंक ऑन द स्लाइड, और इसका अंडू भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, पूरा काम करना पड़ेगा वापस। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पेशेंस। 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है ना। ये हमारे पास 61 है, 63 है, 67 है, देन वी हैव 68 आल्सो, 68 है, 71 है, 75 76 75 76 77 हमारे पास था, और फिर हमारे पास था 78। हमें बस ईयर का ये जो एज कैलकुलेशन बता देना मुझे एक बार जल्दी से, आप लोग कोई लिख देना एक बार में, है ना, बार बार कैलकुलेट करना उचित नहीं रहेगा, टाइम बर्बाद होगा फालतू का। यहाँ पे आई थिंक 46 था, चलो लिख देते हैं। 47 यहाँ पे है, 48 यहाँ पर है, ये 49 हो जाएगा, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे हमारे पास 57 है, यहाँ पे हमारे पास 61 है और 63 है। ठीक है, हो ही गया ये भी, हटाओ। चलिए, तो हमने क्या बोला था अभी, पॉइंट क्या था? टी और एन वाला पॉइंट था। तो हमारे पास आर को लेके था कि मैक्सिमम आर के बाद 3 होंगे, तो हमने कहा भाई टी और एम यहाँ पर और एन यहाँ पे, यही एक बात बन ही रहा है। उसके बाद क्या होगा ना, आर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, बिकॉज आर के बाद मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, और टी, एम और एन ने हमारा ये जगह हथिया लिया, बॉटम 3 प्लेसेस। दैट मीन्स कि हमारे पास आर को लेके सिर्फ एक ही पोजीशन बचेगा। पहले क्या था, अगर आर को लेके कोई क्लू भी होता, अगर मान लो आर से कनेक्टेड, और हम आर से स्टार्ट करते, तो हमारे पास आर को लेके 4 संभावनाएं बनती। अभी क्या है कि आर को लेके सिर्फ एक ही पॉसिबल सिचुएशन है कि आर विल बी इन 1975, खत्म। ठीक है ना, ठीक है। एक बच्चे ने कहा है कि सर वहां लिखा है टी वॉज बॉर्न इन 1975, नहीं, टी हु वॉज बॉर्न आफ्टर द ईयर 1975। आफ्टर वर्ड, बिफोर वर्ड को प्लीज केयरफुली पढ़िए, यहां पे लिखा हुआ आफ्टर। टी जो है वो आफ्टर 1975 बॉर्न होता है, और टी के ठीक बाद एम होता है, और टी और एन में गैप ऑफ 1 होता है, और एन यंगर होता है टी से, दैट मींस कि टी, एम, एन लगातार हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। नाउ यहां तक हमने पढ़ लिया और यूज भी कर लिया है ना। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ओ एंड एस, ओ और एस के मध्य में 3 रहेंगे, दैट मींस ये तो कंफर्म है कि ओ और एस आपस में यहीं रहने वाले हैं, बिकॉज गैप ऑफ 3 यहीं मेंटेन होगा। उसमें से ओ ऊपर होगा या एस ऊपर होगा नहीं पता, अपने को देखते हैं। नीदर ओ नॉर पी इज 57 ईयर्स ओल्ड। 57 ईयर्स ओल्ड में हमारे पास कोई भी ओ और पी में से कोई भी नहीं होगा। हमारा चलो ओ और पी, तो ओ और एस में तो खैर ओ और एस का स्थान ही यही है, तो 57 ईयर्स ओल्ड कौन नहीं होगा भाई? तो पी नहीं होगा, दैट मींस पी हटा दीजिए यहाँ पे। और बोल रहा है यू वॉज बॉर्न आफ्टर एस, अगर एस यहां रहेगा तब तो पॉसिबल नहीं, दैट मींस एस यहां पर, ओ यहां पर, पी यहां पॉसिबल नहीं है। उसने बोला है कि यू वॉज बॉर्न आफ्टर एस, यू जो है वो एस के बाद है, तो पी यहां अगर नहीं रख के पी यहां रखते हैं तो हमने कहा, उसने बोला यू इज आफ्टर एस, क्या बोला, यू वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एस। हाँ ठीक है ना, तो यू यहां आ गया, पी यहां होगा नहीं, बचा हुआ नाम जो भी है भर दीजिए आप, बहुत बढ़िया बात है, खत्म है सवाल। ठीक है ना,
जो बचा हुआ नाम जो भी है, क्यू बचा हुआ है तो क्यू भर दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो क्वाइट इजी क्वेश्चन, नॉट दैट टफ। आपने टफ बना दिया है इसको, मे बी किसी और वजह से, मतलब किसी क्लू को आपने गलत पढ़ लिया या फिर आपने जिद कर दिया कि मैं पहले क्लू से स्टार्ट कर दूंगा, तो मे बी ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे नॉट मोर देन का कॉन्सेप्ट आप सभी को मालूम होना चाहिए। अटमोस्ट, नॉट मोर देन एंड मैक्सिमम सेम ही वर्ड है। या फिर नॉट लेस देन, यहाँ मोर की जगह नॉट लेस हो जाएगा। नॉट लेस देन, नॉट सॉरी नॉट लेस देन, एटलीस्ट एंड मिनिमम, ये तीनों एक ही वर्ड है। ठीक है ना? So please be careful. I am trying to explain each and every point which is useful for all of us. हम हर वो बिंदु आपके सामने जरूर रखते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। हर वो बिंदु, कुछ भी मैं मिस नहीं करता हूँ, ऐसा चीज नहीं छोड़ता हूँ कभी भी। ठीक है ना? ठीक है, चलिए एक सवाल मैं नेक्स्ट आपको दे रहा हूँ होमवर्क, और ये सवाल होमवर्क है आपके लिए। आपको बेस ईयर बेस्ड पजल में भी आप एंटर कर चुके हैं। सो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। यहीं से बात शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की बात यहीं रखते हैं हम लोग। एंड आपको जो लिंक जो बच्चे मांग रहे हैं सर, वो टेलीग्राम का लिंक, मैं एक बार टेलीग्राम का लिंक जो है ना उसको अपडेट करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं सर वो क्या कहते हैं उसे, एक्सपायर दिखा रहा है। तो एक्सपायर दिखा रहा है तो मैं उसको एक बार कंसल्ट करता हूँ, फिर आपको कल भेजता हूँ लिंक। ठीक है, ओके, टिल दैट टाइम थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी विल, ब्लेसिंग्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू, ओके, बाय बाय, do rate the class if you love the class, bye bye, please.